मैं ईद वाले दिन अपनी बहन के घर मिठाई लेकर गया तो सामने का मंजर देखकर मेरा दिमाग चकरा गया। मेरी बेवा बहन की सास और नंदे उसे डंडे से मार रही थी और मेरी बहन चुप करके मार खा रही थी। उसके कपड़े जगह जगह से फटे थे और वो रो रही थी। मेरी बहन की सास ने धक्का देकर मेरी बहन को घर से बाहर निकाल दिया और मुझे कहा, ले जाओ अपनी बदकिरदार बहन को यहाँ से, इसका हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं है। पूरे खानदान में इसने हमारी नाक कटवा दी है। बहन के आंसू देखकर मैंने उसे सीने से लगाया और चुप करके उसे अपने घर ले आया। एक दिन मेरी बीवी अपनी माँ के घर गई हुई थी। मैं कमरे में और मेरी बेवा बहन बाहर सहन में सो रही थी कि अचानक से बारिश शुरू हो गई। मैंने उठकर अपनी बहन की चारपाई अपने कमरे में रख दी। मेरी बहन मेरे कमरे में सो गई, मगर कुछ देर बाद मुझे अपनी बहन की चारपाई हिलते हुए महसूस हुई। ऐसे लगता कोई मर्द उसकी चारपाई पर है। मैंने उठकर जैसे ही कमरे की लाइट ऑन की, सामने बहन को देखकर मेरा दिल फट गया, क्योंकि उसकी चारपाई पर एक मेरा नाम मोहम्मद अली है। मैं लाहौर शहर का रहने वाला हूँ। मेरे माँ बाप फोत हो गए हैं। मेरी एक बहन थी जिसकी मैंने शादी करके उसे अपने घर से रुखसत कर दिया है। मैंने खुद भी शादी कर ली थी। मेरे खुद के 3 बच्चे भी थे, मगर मेरे घर में सिर्फ और सिर्फ मेरी बीवी की चलती थी। मैं हमेशा से ही एक कमजोर मर्द रहा हूँ। मेरी बीवी के आगे कभी मेरी एक ना चली। कभी कभी तो अपनी बीवी की वजह से मेरा दम घुटने लगता। मैं उसके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो हर बात पर जिद करती थी, मेरी एक बात भी नहीं मानती थी। मैं उसकी बात ना मानता तो वो झगड़े पर उतर आती, यहाँ तक कि वो घर छोड़कर चली जाती और मेरे बच्चे माँ की याद में रोते रहते थे। इसलिए मैं अब मजबूर हो गया था। औलाद की जंजीर मेरे पैरों में बंधी हुई थी, इसलिए मैं अपनी बीवी की गुलामी करने पर मजबूर हो गया। मैंने अपनी शादी से पहले ही अपनी छोटी बहन की शादी एक अच्छे घराने में कर दी थी और वो अपने घर में बहुत खुश थी। अक्सर अपने शोहर के साथ हमारे घर आती थी। वो दोनों बहुत खुश थे, बस उनमें एक कमी थी कि उनकी औलाद नहीं थी। मैं हर वक्त यही दुआ करता कि अल्लाह ताला मेरी बहन को भी औलाद से नवाज दे। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे कि माह रमजान में चौथे रोजे वाले दिन मेरे बहनोई का एक्सीडेंट हो गया और वो फोत हो गया। मेरी छोटी बहन बेवा हो गई थी। उसके लिए ये गम किसी कयामत से कम नहीं था। शोहर की वफात के बाद वो अपने ससुराल में ही इद्दत में बैठ गई थी। पता नहीं मेरी बीवी को क्या हुआ था कि अब वो मुझे अपनी बहन के घर भी नहीं जाने देती थी। ना वो खुद जाती थी, लेकिन मैं हर दूसरे दिन छुपकर अपनी बहन से मिलने लाजमी जाता था। मेरी बीवी को डर था कि अगर मेरी बहन को उसके ससुराल वालों ने निकाल दिया तो वो हमारे घर आ जाएगी। इसीलिए उसने मुझे साफ साफ कह दिया था कि तुम अपनी बहन से रिश्ता कम कर लो, उसे अपने हाल पर छोड़ दो। ये ना हो कि तुम्हारे गले पड़ जाए। हमारे बच्चे जवान हो रहे हैं, तुम बस अपने बच्चों की फिक्र करो। बीवी की बात सुनकर मुझे बहुत दुख होता था। मैं कैसे अपनी बहन को अकेला छोड़ सकता था। वो मेरी एक ही बहन थी जिसे मैंने बड़े प्यार से पाला था। ईद वाले दिन मैंने ईद की नमाज पढ़ी और बीवी से कहा कि मैं अपने एक करीबी दोस्त को ईद मिलकर आता हूँ, मगर मेरी बीवी बहुत तेज थी। जब मैं घर से निकलने लगा तो मुझे कहने लगी, झूठ बोलने की क्या जरूरत थी, तुम सच भी तो बोल सकते थे कि अपनी बहन को मिलने जा रहे हो। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। मैं ईद वाले दिन कोई बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं चुप करके अपनी बहन के घर चला गया। सारा रास्ता मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। मैं रास्ते में लोगों को देख रहा था जिन्होंने नए कपड़े पहने हुए थे और मेरी बहन ने आज के दिन नया सूट भी नहीं पहना होगा। मैंने मिठाई की बजाय थोड़ा सा फ्रूट खरीद लिया था। बहन के घर खाली हाथ जाना भी मुनासिब नहीं था। पहले भी उसकी सास बहुत सख्त थी, बात बात पर उसे गरीबी के ताने देती थी और अब तो उसका शोहर भी फोत हो गया था, जो उसकी साइड लेकर अपनी माँ को चुप करवा देता था। खैर, मैं अपनी बहन के घर पहुंच चुका था, मगर वहां गया तो एक तमाशा खड़ा था। मेरी बहन का सारा ससुराल जमा था और वो लोग मेरी बहन को मार पीट रहे थे। ये देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी। और फिर मेरी बहन की सास ने मुझ पर एक ऐसा इंकशाफ किया कि मेरा दिमाग चकरा गया। वो कहने लगी कि रात को तेरी बहन का आशिक चुपके से इससे मुलाकात करने आया था।
मैंने तो खुद तेरी बहन को रंगे हाथों पकड़ा है। अभी मेरे बेटे को गुजरे 1 महीना भी नहीं हुआ है और उसने रंग रलियां मनानी शुरू कर दी हैं। मुझे तो पूरा यकीन है कि मेरे बेटे की मौत की वजह भी यही है, इसलिए मैं अब इसे मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैंने तो ये सोचकर उसे घर में जगह दी थी कि मेरे बेटे की बेवा है, लेकिन इसने तो हमारी इज्जत पर दाग लगा दिया है। हमारे घर में जवान बच्चियां मौजूद हैं, अब तुम अपनी बहन को अपने साथ ले जाओ। अपनी बहन की सास की बातों पर मैंने हैरत से अपनी जवान बहन को देखा था, जिसकी नंदों ने उसे इस कदर मारा था कि उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था, लिबास जगह जगह से फट चुका था। मैंने अपनी बहन की सास को समझाने की कोशिश की कि आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, लेकिन वो तो हमारे खानदान पर ही कीचड़ उछाल रही थी। उनका कहना था कि उन्होंने मेरी बहन फौजिया को किसी गैर मर्द के साथ खुद पकड़ा है। मैंने अपनी बहन की तरफ देखा तो उसने खामोशी अख्तियार कर रखी थी और अपनी सास के इल्जाम को झुटलाया तक नहीं था। मैंने फौजिया से पूछा कि क्या तुम्हारी सास सच कह रही हैं, लेकिन वो फिर भी खामोश थी और उसकी खामोशी उसे गुनाहगार साबित कर रही थी। उसके ससुराल वालों ने उसका सामान मेरे आगे फेंक दिया और कहने लगे कि इस बदजात को अपने साथ ही लेकर जाओ। मरता मैं क्या ना करता। मैं हाथ पकड़कर बहन को घर ले आया। मेरी बीवी जो घर पर बैठी थी, जब उसने मेरे साथ मेरी बेवा बहन को देखा तो खूब हंगामा किया और कहने लगी कि पहले ये अपने शोहर को खा गई है और अब आप इसे हमारे घर ले आए हैं। इसके ससुराल वाले तो इसे रखना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें अपने बेटे की जायदाद वाला हिस्सा उसे देना पड़ता। आपको इसे वहीं छोड़ देना चाहिए था। अब मैं अपनी बीवी को क्या बताता कि उसकी सास ने उस पर क्या इल्जाम लगाया था। मैंने अपनी बीवी से कह दिया कि कुछ अरसा ये यहीं रहेगी और फिर मैं इसकी दूसरी शादी का बंदोबस्त कर दूंगा। ये बात मेरी बीवी को बर्दाश्त तो ना हुई थी, लेकिन मजबूरन वो चुप कर गई थी। हमारे घर में 2 ही कमरे थे और एक आंगन था। उसकी शादी के बाद उसका कमरा हमने अपने बच्चों के हवाले कर दिया था, इसलिए जब फौजिया आई तो उसके लिए कोई कमरा नहीं था। मैंने अपनी बीवी से कह दिया कि इसे बच्चों के साथ ही एडजस्ट कर दो, लेकिन मेरे बच्चों ने साफ साफ इनकार कर दिया। कहने लगे, बाबा आप फुप्पो को अपने कमरे में रख लें। अब मैं अपनी बेवा बहन को अपने कमरे में कैसे रखता, इसलिए मेरी बीवी कहने लगी कि फौजिया के लिए मैं आंगन में चारपाई डाल दूंगी, वो आराम से सो जाएगी, आप फिक्र ना करें। ये बात मुझे अच्छी तो नहीं लगी, लेकिन मेरे घर में मेरी बीवी की ही चलती थी, इसलिए मैंने कुछ ना कहा और फौजिया भी खामोश रह गई। मैं अब तक समझ नहीं पाया था कि जो इल्जाम फौजिया की सास ने उस पर लगाए थे, फौजिया ने उनकी तरदीद क्यों नहीं की थी। क्यों ये नहीं बताया कि उसका कोई आशिक नहीं है। क्या फौजिया की सास सच कह रही थी। इन सवालों ने मुझे बहुत परेशान कर दिया था, मगर मैंने अपनी इस परेशानी को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया था, क्योंकि अगर मेरी बीवी को इस बारे में पता चल जाता तो वो फौजिया को आंगन में भी जगह देने को तैयार ना होती, बल्कि उसे घर से निकाल देती। फौजिया को आए 1 दिन ही गुजरा था कि मेरी बीवी ने सारे घर की जिम्मेदारी उस पर डाल दी। बावर्ची खाने से लेकर सफाई का काम उसके हवाले करके मेरी बीवी बेफिक्र हो गई और फौजिया भी खामोशी से सारे घर के काम काज करने लगी, क्योंकि उसे भी मेरी बीवी की फितरत का अच्छी तरह इल्म था। ये सब बातें मुझे अच्छी तो नहीं लगती थीं, लेकिन मैं फिर भी एक लफ्ज कहने की हिम्मत नहीं रखता था, इसलिए अपनी बहन को मुलाजमा बने देखने लगा। एक दिन मैं काम से लौटा तो मेरी बीवी ने बहुत ही अजीब सी बात की। कहने लगी, मुझे फौजिया के अंदाज कुछ ठीक नहीं लगते। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे शोहर के मरने के बाद वो आवारा हो गई है। अपनी बीवी के मुंह से ये बात सुनकर मैंने गुस्से से उसे देखा और कहा, क्या बातें कर रही हो, मेरी बेवा बहन है, इद्दत में है, तुम इसके हवाले से ये सब कुछ कैसे कह सकती हो। मेरी बीवी ने मुंह बनाया और कहने लगी, वो ही सब कुछ कह रही हूँ जो अपनी आंखों से देखा है। अगर मेरी बात पर एतबार नहीं करना तो ना करो, जल्दी तुम्हें खुद हकीकत का पता चल जाएगा, तब बैठकर अपना सर पीटना। मैंने गुस्से में पूछा, तुम कहना क्या चाहती हो। वो कहने लगी, तुम्हारी बहन किसी से छुप छुप कर मुलाकातें करती है, जल्दी कोई रिश्ता देखो और इसे यहाँ से चलता करो, इससे पहले कि बदनामी का सेहरा हमारे सर पर सज जाए। बीवी की बात पर मुझे फौजिया की सास की बात याद आ गई। कुछ ऐसा ही उन्होंने भी कहा था। कुछ देर के लिए मैं बिल्कुल ही खामोश हो गया
اور پھر اپنی بیوی سے کہا کہ فوزیہ کی عدت پوری ہونے دو، اس سے پہلے میں اس کی شادی کا سوچ بھی نہیں سکتا ہوں۔ میری بیوی زور سے ہنسی اور کہنے لگی، تمہیں اس کی عدت کا خیال ہے لیکن اسے اپنی عدت کی پرواہ نہیں ہے۔ تم بیٹھ کر یہی سوچتے رہو اور وہ تمہارا منہ کالا کر کے نکل جائے گی اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ بہت کڑوے لہجے میں یہ بات کہہ کر میری بیوی بچوں کے کمرے میں چلی گئی تھی اور میں سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ کیا واقعی میری بہن کا کردار ٹھیک نہیں تھا؟ کیا اس کا کسی کے ساتھ کوئی چکر تھا؟ یہ کیسے ممکن تھا کہ اس کی ساس اور میری بیوی دونوں ایک ہی جیسی باتیں کر رہے تھے، جبکہ میں نے تو اپنی بیوی کو یہ تک نہیں بتایا تھا کہ میں فوزیہ کو اس کے سسرال سے کیوں لایا ہوں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اکیلے میں فوزیہ سے بات کروں گا اور پوچھوں گا کہ یہ کیا معاملہ ہے، اور پھر 2 دن ہی گزرے تھے کہ مجھے موقع مل گیا۔ میری بیوی بازار گئی، بچے ٹیوشن گئے تھے، گھر پر میں اور فوزیہ ہی تھے۔ فوزیہ میرے لیے چائے لائی تو میں نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا اور پوچھا کہ اس دن تمہاری ساس کیا کہہ رہی تھی؟ تم نے ایسا کیا کیا کہ انہوں نے تم پر اتنا بڑا الزام لگا دیا؟ میری بات سن کر وہ سر جھکا گئی اور بالکل خاموش رہی، ایک لفظ بھی نہ بولی۔ میں نے کہا، فوزیہ، اس طرح تمہاری بدنامی ہوگی، تم بتاؤ کہ آخر ایسا کیا ہوا تھا؟ فوزیہ نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ اٹھ کر چلی گئی۔ اس کی خاموشی مجھے بہت زیادہ چبھ رہی تھی۔ اگر وہ مجھے کھل کر ساری سچائی بتا دیتی تو میں اپنی بیوی کا مقابلہ بھی کرتا، لیکن اس کی خاموشی تو اسے ہی چور ثابت کر رہی تھی۔ میرے بہت پوچھنے پر بھی اس نے کچھ نہیں کہا تھا۔ پھر ایسے ہی دن گزرنے لگے تھے۔ ایک رات میں اپنے کمرے سے نکلا تو میں نے دیکھا کہ فوزیہ آنگن میں چارپائی پر موجود نہیں تھی۔ میں نے یہاں وہاں دیکھا لیکن مجھے کہیں نظر نہ آئی، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ چھت کی سیڑھیاں اتر کر نیچے آ رہی تھی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، تم اتنی رات کو چھت پر کیا کرنے گئی تھی؟ مجھے دیکھ کر پہلے تو وہ بہت گھبرا گئی اور پھر کہنے لگی کہ بس ایسے ہی دم گھٹ رہا تھا تو چھت پر چلی گئی تھی۔ اس کی یہ بات مجھے ہضم نہیں ہوئی تھی، وہ تو ویسے ہی کھلے آنگن میں سوتی تھی، اسے چھت پر جانے کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی؟ مجھے لگ رہا تھا کہ میری بیوی اور فوزیہ کی ساس نے ٹھیک ہی کہا تھا، اس کا مسئلہ کچھ اور ہی تھا۔ لیکن جب تک میرے پاس کوئی ثبوت نہ ہوتا میں اپنی بہن سے ایسی کوئی بات بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ دن اور گزرے اور پھر ایک روز میری ساس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ میری بیوی کہنے لگی کہ میں اپنی ماں کے گھر رہنے جا رہی ہوں، لیکن بچوں کے امتحان ہیں اس لیے بچے یہاں رہیں گے، فوزیہ بچے سنبھالے گی۔ میں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے چلی جاؤ، اور پھر وہ چلی گئی۔ موسم کچھ برسات کا بن رہا تھا، اس لیے اس کے جانے کے بعد میں نے فوزیہ سے کہا کہ ایسا نہ ہو آدھی رات کو بارش شروع ہو جائے، پہلے ہی میں تمہارا بستر اپنے کمرے میں لگا دیتا ہوں، تم سکون سے میرے کمرے میں سو جانا۔ فوزیہ باورچی خانہ سمیٹ کر نکلی تھی، میری بات پر راضی ہو گئی اور پھر میں نے فوزیہ کی چارپائی اپنے کمرے میں ہی ڈال دی۔ آدھی رات کو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے فوزیہ جاگ رہی ہو اور اس کی چارپائی ہل رہی ہو۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا، اس لیے میں یہ سوچ کر خاموشی سے لیٹا رہا کہ شاید اسے بھی میری طرح نیند نہیں آ رہی ہوگی۔ کچھ دیر تک اس کی چارپائی پر ہلچل ہوتی رہی اور پھر سناٹا چھا گیا تو مجھے بھی نیند لگ گئی۔ اگلی صبح سب کچھ معمول کے مطابق تھا، البتہ فوزیہ کی آنکھیں کچھ سرخ ہو رہی تھی، شاید جاگنے کی وجہ سے ایسا کچھ ہوا تھا، اس لیے میں نے اس سے کچھ نہ پوچھا۔ لیکن پھر اگلی رات بھی مجھے ایسا ہی محسوس ہوا جیسے فوزیہ اپنی چارپائی پر کچھ کر رہی ہو، لیکن میں خاموش رہا۔ اور پھر تیسرے دن جا کر مجھ سے رہا نہ گیا کہ فوزیہ اتنی رات کو کیوں جاگ رہی ہے اور کیا کرتی ہے۔ میں نے موبائل کی ٹارچ جلا دی اور سامنے کا منظر دیکھ کر میں شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ رات کے اندھیرے میں میری بہن اپنی چارپائی پر بیٹھی ایک سوکھی روٹی توڑ توڑ کر کھا رہی تھی۔ میں اپنی بہن کو اتنی کڑک اور باسی روٹی کھاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اور پھر میں اٹھ کے اس کے سرہانے پہنچا تو وہ گھبرا کر اپنے دوپٹے میں روٹی چھپا گئی۔ میں نے ہاتھ سے اس کا دوپٹہ ہٹایا تو اس میں ایک بہت ہی باسی روٹی تھی۔ وہ مجھ سے نظریں چرا رہی تھی جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو، اس نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہو۔ میں نے حیرت سے پوچھا، فوزیہ یہ کیا ہے؟ اگر تمہیں بھوک لگی تھی تو ڈھنگ سے کھانا کھا لیتی، یہ کیا کر رہی ہو؟ میری بات پر وہ رو پڑی اور روتے ہوئے کہنے لگی،
मुझ पर भाभी ने ताज़ा खाना खाने के लिए पाबंदी लगा रखी है। मैं बचा हुआ खाना ही खाती हूँ। मुझे रातों को भूख लगती है, इसलिए बासी रोटी तकिए के नीचे छुपा लेती हूँ और फिर चुपके चुपके आधी रात को खाती हूँ। उसकी बात सुनकर मेरा दिमाग घूम गया था और उससे कहा कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी भाभी तुम्हें ढंग से खाना नहीं खाने देती। वो नजर झुका गई और कहने लगी, दरअसल भाई, ये बात मैंने आज तक किसी को नहीं बताई, लेकिन अपने शोहर अकबर के मरने से एक दिन पहले ही मुझे पता चला था कि मैं उम्मीद से हूँ। अकबर ने कहा था कि वो ये खबर खुद सबको सुनाएंगे, इसलिए मैंने किसी से कुछ नहीं कहा और फिर उसका इंतकाल हो गया। मुझे इतना सदमा पहुंचा कि मुझे ये भी याद ना रहा कि मैं उम्मीद से हूँ। मुझ पे तो ये कयामत गुजरी थी। और फिर जब कुछ दिन बाद मैं संभली तो मेरे ससुराल वालों का रवैया मेरे साथ इतना बुरा था कि मैं चाह कर भी उन्हें नहीं बता सकी कि मैं उम्मीद से हूँ। अलबत्ता मेरी तबीयत कुछ खराब रहने लगी। हर वक्त मुझे दम घुटने का एहसास होता था। ऐसे ही एक दिन मैं अपने ससुराल की छत पर गई। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी नंद ने अपने किसी आशिक को मिलने के लिए बुलाया है। इत्तफाक से मेरी सास ने मुझे छत पर जाते देख लिया था। वो मेरे पीछे चली आई। मेरी नंद तो अंधेरे में कहीं छुप गई, लेकिन उसके आशिक के साथ उन्होंने मुझे देख लिया और फिर मुझ पर बदकिरदारी का इल्जाम लगा दिया। मेरी वो ही नंद सबसे आगे बढ़ चढ़कर मुझे मारने पीटने लगी और उसने अपना गुनाह मेरे सर डाल दिया था। मैं किसी को कुछ नहीं कह पाई और मुझे घर से भी निकाल दिया गया। जब मैं यहाँ आई तो मैं चाहती थी कि आपको और भाभी को इस बारे में बताऊं, लेकिन भाभी तो मेरा ही बोझ उठाने को राजी नहीं थी। अगर उन्हें पता चलता कि मैं उम्मीद से हूँ तो वो न जाने क्या करती। मेरे दिल में ये खौफ बैठ गया था कि वो मुझे अबॉर्शन करवाने का कहेंगी और उसके बाद मेरी दूसरी शादी कर देंगी। इसलिए मैंने ये हकीकत छुपा ली, क्योंकि मैं अपना बच्चा नहीं खोना चाहती थी। मुझे अकबर से मोहब्बत थी और ये बच्चा उसकी निशानी है। अब मुझे बेवक्त भूख लगने लगी थी। कभी मेरा दम घुटता था तो मैं छत पर चली जाती, तो कभी छुप छुप कर खाना खाने की कोशिश करती। आपको तो पता है, पड़ोस में मेरी दोस्त रानो रहती है। मैंने उससे अपने हामला होने का बता दिया था, इसलिए जब मुझे भाभी खाने को ना देती तो वो मुझे कुछ न कुछ खाने को ला देती। भाभी को लगता है मैं छुप छुप कर किसी से मिलती हूँ। वो कोई और नहीं, रानो है, जो मेरे लिए खाने का इंतजाम कर देती है। मैं आपको ये बात इसलिए नहीं कह सकी थी क्योंकि अगर मैं ये सच्चाई आपको बताती तो आपका घर खराब हो जाना था। मेरी वजह से आप भाभी से झगड़ा करते और भाभी की तो आदत ही ऐसी है, वो फौरन घर छोड़कर चली जाती है। मैं नहीं चाहती कि मेरे बाद आपका घर भी टूट जाए, इसीलिए मैं खामोश रही। और अब ये बच्चों की बचाई हुई रोटी मैंने तकिए के नीचे छुपा ली थी ताकि रात को खा सकूं। मुझे अंदाजा नहीं था कि आपको पता चल जाएगा। ये कहकर फौजिया जोर जोर से रोने लगी थी और मैंने आगे बढ़कर अपनी बहन को सीने से लगा लिया था। मैं अपने आप पर काबू खो बैठा था और खुद भी फूट फूट कर रोने लगा। मुझे मालूम नहीं था कि मेरे ही घर में मेरी बहन पर क्या जुल्म हो रहा है। उसने तो इतनी बड़ी सच्चाई मुझसे छुपा रखी थी जो शायद उसे मुझे पहले ही बता देनी चाहिए थी, मगर वो मुझ पर एतबार कैसे करती। कब मैंने खुद को अच्छा भाई साबित किया था, कब मैंने उसे दुनिया वालों से बचाया था। उसके बेवा होने पर भी मैं उसे ससुराल वालों के रहमो करम पर छोड़ाया था और जब उसे अब घर लाया तो भी बहुत मजबूरी में लाया था। मैं तो उसे अपने घर में तहफ्फुज भी नहीं दे सका था। कभी उससे नहीं पूछा था कि वो क्या खाती है, कैसे गुजारा करती है। उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं। अपने घर लाने के बाद मैंने उसकी तरफ से आंखें बंद कर ली थी, ये जानते हुए भी कि मेरी बीवी का रवैया उसके साथ कैसा है। मैंने कभी उसे दो बोल मोहब्बत के नहीं बोले थे। मुझे अपनी हर गलती, हर कोताही का एहसास हो गया था। मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगा। मैं खुद उसके बच्चे की जिम्मेदारी उठाऊंगा। सारी रात में उसके साथ बैठकर उसे दिलासा देता रहा। मैंने खुद अपने हाथों से अपनी बहन को खाना बनाकर खिलाया था। मैंने फैसला कर लिया था कि जब मेरी बीवी आएगी तो मैं उससे दो टोक बात करूंगा। अगर वो मेरे साथ रहना चाहती है तो उसे मेरी बहन को भी इज्जत और मोहब्बत देना होगी, वरना वो अपने घर वापस लौट सकती है। और एक हफ्ते बाद मेरी बीवी लौटकर घर आई तो मैंने उसको सामने बिठाया और खुद उसे बताया कि फौजिया उम्मीद से है। ये सुनकर वो गुस्से में आ गई। कहने लगी कि अगर ऐसा है तो इससे बच्चा जाया करवाना चाहिए।
इसके बच्चे की जिम्मेदारी कौन उठाएगा, और एक बच्चे की माँ से तो कोई आसानी से शादी भी नहीं करता। मैंने गुस्से से फौजिया को देखा और कहा, अब मुझे दुनिया की परवाह नहीं है, मैं वही करूँगा जिसमें मेरी बहन की खुशी है। वो अपना बच्चा रखना चाहती है तो मुझे कोई हक नहीं पहुँचता कि मैं उसकी जिंदगी का फैसला करूँ। ये घर मेरे माँ बाप का है और इस पर फौजिया का भी हक है। मेरा सख्त लहजा देखकर मेरी बीवी एकदम खामोश हो गई। पहली दफा मैंने उससे इस लहजे में बात की थी। मैंने उससे कहा कि तुम्हें फौजिया और उसके बच्चे से परेशानी नहीं होगी। जल्दी मैं ऊपर एक छोटा सा पोर्शन बनवाकर फौजिया को दे दूंगा। ना ही वो तुम्हारी मुलाजमा है और ना ही तुम पर उसकी खिदमत फर्ज है, इसलिए तुम अपनी जिंदगी गुजारना और वो अपनी जिंदगी गुजारेगी। जब उसके लिए कोई मुनासिब रिश्ता आएगा तो मैं खुद उसकी शादी करवा दूंगा। ये कहकर मैंने बात ही खत्म कर दी थी। फौजिया जो दूर खड़ी थी उसके चेहरे पर सुकून आ गया था, क्योंकि मेरी बीवी मेरे रवैये की वजह से बिल्कुल खामोश हो गई थी। वो जान गई थी कि अब उसकी कोई धमकी मुझ पर नहीं चलेगी। उस दिन के बाद से मेरी बीवी का रवैया मेरी बहन से बहुत अच्छा हो गया था। फिर मेरी बहन ने एक बेटे को जन्म दिया था। घर में बिल्कुल सुकून था। 1 साल बाद मेरे कजन अकमल की माँ ने अपने बेटे के लिए फौजिया का रिश्ता मांगा तो मैंने उसकी शादी अकमल से कर दी। आज वो अपने घर और हम अपने घर हंसी खुशी रह रहे हैं।